Worried about your biology preparation for CSIR NET, GATE, DBT JRF, NEET, IIT JAM, MSc, BSc, etc.? Join the channel for the one-stop solution for the free and complete preparation of all your exams. मैं दीपशिखा गोस्वामी बनाऊंगी आपकी प्रेपरेशन को आसान। Hi everyone. So today we are going to start biochemistry. I'll try to make you understand biochemistry in a very simplistic manner and a holistic manner as well. हम बहुत ही बेसिक्स के साथ में शुरुआत करेंगे, एकदम बेसिक चीज़ों से। मतलब वो इंसान जो शायद हमेशा, अगर आप में से कोई ऐसा है जिसको कि हमेशा से बायोकेमिस्ट्री से बहुत डर लगता है और बायोकेमिस्ट्री का नाम सुनते आपको लगता है कि पता नहीं क्या चीज़ है, कैसे हो पाएगा, आई कैन अश्योर यू कि ये सेशंस आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, मैंने ऑलरेडी इन सेशंस से काफ़ी बच्चों को पढ़ाया है और उन सब का रिव्यू इज सेम कि इट हेल्प देम अ लॉट। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये आपको भी बहुत हेल्प करेगा, बशर्ते आप एक भी सेशन स्किप नहीं करें। और आई ऑल्सो ट्राई कि मैं आगे के आने वाले कुछ सेशंस जो है वो लाइव रखूँ, जिसमें हम साथ में बैठ के पढ़ाई कर सके बायोकेमिस्ट्री की। उसका टाइम, उसका नोटिफिकेशन, उसके बारे में चीज़ें मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे बता दूंगी। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको अटेंड कीजिए, उसके साथ में जुड़िए और आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो आज का सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। और साथ में यहाँ पे कुछ और टॉपिक्स भी हैं जिनके बारे में मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, जैसे कि एक टर्म है आपका एलिमेंट्स, ठीक है, एक है आपका एटॉमिक नंबर एंड देन एटॉमिक मास। किसी भी चीज़ को शुरुआत करने के पहले सबसे पहली चीज़ जो हमको समझनी होगी वो ये है कि हम इसके बारे में पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री अगर मैं आपसे बात करती हूँ, लेट्स से बायोकेमिस्ट्री इन अ सब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि आप समझने की कोशिश करिएगा कि एज अ ह्यूमन, लेट्स से हम ह्यूमन बायोलॉजी पढ़ रहे हैं या हम प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं या फिर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं या सिंपल ऑर्गेनिज्म के बारे में। ठीक है, वो किसी ना किसी चीज़ से मिलके बना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी ह्यूमन बॉडी किस चीज़ से मिलके बनी है, तो शायद आपका आंसर होगा कि मैम वो बहुत सारे ऑर्गन से मिलके बनी है। ठीक है, और अगर मैं आपसे पूछूं कि और सिंपलिस्टिक मैनर में मुझे बताओ कि ऑर्गन्स किस चीज़ से मिलके बने, तो शायद आपका आंसर होगा कि सबसे बेसिक लेवल पे ह्यूमन बॉडी जो है वो सेल्स से मिलके बनी है, विच इज़ ट्रू इन इट्स ओन सेंस। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि एकदम सबसे सिंपलिस्टिक फॉर्म, अगर मैं आपसे पूछूं सबसे सिंपलिस्टिक फॉर्म, बी इट ऑफ लिविंग मैटर, बी इट ऑफ नॉन लिविंग मैटर, तो वो चीज़ क्या है जिससे मिलके आपकी बॉडी बनी है, तो आप बोलेंगे कि मैम एटम्स जो है वो सबसे सिंपलिस्टिक या सबसे छोटा फॉर्म है जिससे मिलके आपका कोई भी मैटर जो है वो बनता है। मैटर क्या हो सकता है? मैटर एक ऐसी चीज़ है जो कि जिसमें बेसिकली मास है, जो किसी स्पेस, किसी जगह को घेरता है। तो ये पूरा का पूरा यूनिवर्स मैटर से बना है, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो, चाहे वो गैस के फॉर्म में हो। और ये सभी चीज़ें, जितने भी मैटर में जितना भी कुछ आएगा, वो सब कुछ अल्टीमेटली एटम्स से मिलके बना है। ठीक है, तो ये तो हुई ये बात कि हम इसके बारे में पढ़ क्यों रहे हैं। अब बायोकेमिस्ट्री, क्योंकि ह्यूमन बायोकेमिस्ट्री में अगर आप देखोगे तो एक तो आता है बायोलॉजी और एक आता है केमिस्ट्री। इसीलिए बच्चे जो आप बच्चे हो वो इससे डरते हो, क्योंकि इसमें केमिस्ट्री जो है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो आई ट्राई कि मैं ये जो डर वाला पार्ट है केमिस्ट्री, उसको सबसे अच्छे से लेके चलूँ। और क्योंकि उसकी सबसे बेसिक कड़ी जो है वो एटम, एलिमेंट और मैटर है, इसीलिए हम सबसे पहले इसके बारे में पढ़ने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने क्यों पढ़ा ये, मतलब अगर मैं आपसे बोलती हूँ कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट एटम, एटम क्या चीज़? एटम एक वो चीज़ जिसको कि हम अब उसके छोटे टुकड़े अब हम नहीं कर सकते। ठीक है, जब दो एटम मिलते हैं या इनके मिलने से क्या बनता है? मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल बनता है।
ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, एक बीच में कड़ी आती है एलिमेंट्स। आपने पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री में जरूर देखी होगी और आपने बहुत सारे नेचुरल एलिमेंट्स के बारे में भी पढ़ा होगा। देन देयर आर एलिमेंट्स विच आर आर्टिफिशियली मेड, जिनको कि लैब में बनाया जाता है। हमारा मेजर कंसर्न जो होगा वो नेचुरल एलिमेंट्स के साथ होगा, वो भी उनके साथ जो कि ह्यूमन बॉडी में या फिर ऑर्गेनिज्म में, लाइफ में पाए जाते हैं। ठीक है। फिर आता है, इससे मिलके बनता है आपका मैटर। ठीक। अगर मैं बात करती हूँ सबसे पहले एलिमेंट्स के बारे में, तो आप यहाँ पे देखेंगे एलिमेंट क्या है। एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस है जिसमें कि कुछ एटम्स पाए जाते हैं। ठीक है। वो एटम जिनका सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन है। ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में हम आगे समझेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको जो पीरियोडिक टेबल है वो दिखाई देती है ना। आप सभी ने आई एम श्योर की देखी होगी। इसमें एलिमेंट्स जुड़ते जाते हैं एज एंड व्हेन उनकी डिस्कवरी होती जाती है। तो लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये सारे के सारे एलिमेंट्स आपने कभी बॉडी में देखे हैं, तो आपका आंसर होगा नो मैम। क्यों? क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट्स हमको बॉडी में नहीं मिलते। सिर्फ कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स होते हैं जो कि हमको बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है। वो कौन से एलिमेंट्स हैं? अगर मैं आपसे बोलूं कि मेजर एलिमेंट्स जो कि बॉडी में पाए जाते हैं वो कौन से होंगे, वो होगा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, और ये मैं ऑर्डर में बिल्कुल नहीं लिख रही हूँ, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोराइड या क्लोरीन, ठीक है बोल सकते हो, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम। ठीक है। कुछ इस तरीके से ये पाए जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे एलिमेंट है जो कि ट्रेस अमाउंट में भी, मतलब बहुत कम अमाउंट में पाए जाते हैं, लेकिन दे आर वेरी मच प्रेजेंट, जैसे कि बी, एफ, सिलिकॉन। ठीक है। और थोड़ी छोटी सी यहाँ पे आपको लिस्ट देखने के लिए मिलेगी। कुछ 2-3 चीजें और हैं आई थिंक। ठीक है। इस तरीके से कुछ आपको यहाँ पे ट्रेस एलिमेंट का लिस्ट देखने मिलता है। लेकिन अब अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करूंगी कि सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट या मेजर एलिमेंट्स जो कि ह्यूमन बॉडी में या बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, जो कि लिविंग बींग्स के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, तो वो कौन से होंगे? वो 6 एलिमेंट का आप नाम लेंगे। कौन कौन है वो होते हैं CHNOPS। ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं। अगर मैं इनका अमाउंट बताऊं, कौन सा कितने अमाउंट में पाया जाता है, परसेंटेज इन बॉडी, आप यहाँ देख सकते हैं। तो आप देखेंगे ऑक्सीजन 65, कार्बन 18.5, हाइड्रोजन 9.5, नाइट्रोजन 3.2, कैल्शियम 1.5। उसके बाद अलावा भी जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे बताई हुई हैं, बट जैसा कि मैंने आपको नाम दिया 6 चीज़ों का, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। क्यों ये? क्योंकि आपको पता है कि चाहे वो जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स है, चाहे वो आपका DNA RNA है, चाहे वो आपके अमीनो एसिड प्रोटीन्स है, चाहे वो आपकी कार्बोहाइड्रेट्स है, चाहे वो आपकी लिपिड्स है, कोई भी चीज़ जो है वो इन्हीं सब चीज़ों से मिलके हमारे जो बायोमॉलिक्यूल्स है या फिर बाकी की चीज़ें, वो सब इनसे बनते हैं। तो दीज आर द मेजर चंक उनको बनाने के लिए जो कि रिस्पॉन्सिबल है। अब मैं आपको वापस एक बार पीरियोडिक टेबल दिखाऊंगी और इसमें ये जो जिनके मैंने नाम लिया, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ठीक है, ठीक है, आई थिंक हमें इस वाले पे देखना होगा क्या, यस, फॉस्फोरस एंड सल्फर। ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे ये जो पीरियोडिक टेबल है इनका नंबर, तो आप एक बड़ा एक स्ट्राइकिंग सी सिमिलैरिटी पाएंगे कि ये सारे के सारे शुरुआत की 2 या 3 जो आपके रोज है उनमें पाए जा रहे हैं। ठीक है। क्यों ऐसा है या इससे क्या फर्क पड़ेगा, ऐसा क्यों किया, मतलब अगर मैं बात करती हूँ कि नेचर ने ऐसा क्यों चूज किया होगा, तो इसका कारण ये है बेटा कि इनका जो साइज है वो डेफिनेटली उसके कारण क्या हो गया, वो स्मॉल हो गया। और जब साइज स्मॉल हुआ तो उसके कारण क्या होता है, उसके कारण दे फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, दे फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। और आपको ये बात पता है कि जब मुझे एक चीज से कुछ मिला के, अगर मुझे कुछ एक छोटी चीज है, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से एक ईंट है, ब्रिक है,
और मुझे बहुत सारी ईंटों को मिला के और एक पूरा घर बनाना है, दीवार बनानी है या पूरा घर बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, उसके लिए बोलते हैं ना कि ये वाला सीमेंट लेना है, ये वाला सीमेंट लेना है, क्यों? क्योंकि हमको उसको स्ट्रेंथ देना है। तो हम ऐसी चीजें प्रेफर करते हैं जहाँ पे जो बॉन्डिंग हो वो बहुत स्ट्रांग हो, जिससे कि जब भी हमारी जो भी चीज बन रही है वो बहुत उसकी स्ट्रेंथ बने रहे और अकॉर्डिंगली वो चीजें काम कर पाए, ठीक है। एक्सक्यूज मी, ठीक है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कारण हो गया। तो दैट इज वाई वी कैन से कि इनका साइज स्मॉल है, इसीलिए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाते हैं, इसीलिए आप सरफेस एरिया वाले जो कॉन्सेप्ट है उसे समझ सकते हैं इस बात को, और इसीलिए हम इनको यूज करते हैं, नेचर ने इनको चुना है, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं कि इनका क्लासिफिकेशन एक छोटा सा दिया गया है यहाँ पर, द क्लासिफिकेशन ऑफ बायो इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स। एसेंशियल एलिमेंट्स का कुछ यहाँ पे नाम है, फिर ट्रेस एलिमेंट्स का यहाँ पे कुछ नाम है, अल्ट्रा एलिमेंट्स का नाम है, ठीक है। इसके अलावा कुछ होते हैं टॉक्सिक एलिमेंट्स। टॉक्सिक एलिमेंट का मतलब होता है कि अगर ये इनका अमाउंट जो है वो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी के ऊपर बढ़ा तो ये क्या कर सकते हैं, ये बॉडी पे कुछ बैड इफेक्ट डाल सकते हैं या कोई पर्टिकुलर डिजीज जो है वो कॉज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको उन एलिमेंट्स का भी लिस्ट जो है वो दिया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको पीछे भी बताया था कि किस तरीके से जो अमाउंट है ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन वगैरह का, वो यहाँ पे दिया हुआ है कि कितने अमाउंट में ये पाए जाते हैं, ठीक है। नाउ विल टॉक अबाउट द एटम विच इज द सबसे छोटा यूनिट, जिसको कि अब हम और ज्यादा नहीं तोड़ सकते, मतलब ये सबसे सिंपलिस्टिक यूनिट है। अब इससे जो चीजें होंगी वो आगे ही बढ़ेंगी, इससे पीछे नहीं जाएगी, ठीक है। तो एटम की अगर मैं बात करती हूँ, जैसे कि मैंने बताया कि सबसे छोटी यूनिट है, ठीक, सबसे छोटी यूनिट है, तो इसमें भी 3 पार्ट होते हैं इसके भी, ठीक है। सबसे बीच में जो पार्ट होता है, मतलब मैं बोल सकती हूँ कि हाइपोथेटिकल, जैसे आपने क्या देखा होगा कि सन है, ठीक है, और सन के चारों तरफ जो बाकी के प्लैनेट्स हैं वो इन ऑर्बिट्स में ऐसे चक्कर लगा रहे हैं, है ना। ये आपका सन है, मान लो ये कोई भी जो भी आपका मन करे वो प्लैनेट मान लो, अभी मान लेते हैं ये अर्थ है, तो ये ऐसे इस तरीके से सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। सिमिलरली एटम का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम, रदरफोर्ड मतलब जो इनका दिया गया था जो इस तरीके के मॉडल्स, वो भी इसी बेसिस पे उन्होंने फॉलो करके दिए गए, ठीक है। तो सन के चारों तरफ जैसे अर्थ या प्लैनेट्स है, वैसे ही बीच में जो पार्ट, अभी जैसे अगर मैं बोलूँ यहाँ पे ऑर्बिटल्स है, तो ये कोई पर्टिकुलर पाथ थोड़ी बनाई, कोई सड़क थोड़ी बनी हुई है स्पेस में जिसपे कि हमारे ये जो अर्थ है या बाकी के प्लैनेट्स है वो चल रहे हैं, नहीं, एक हाइपोथेटिकल इमेजिनरी एक्सिस है बीच में और एक इमेजिनरी यहाँ पे पाथ है उनके, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे बीच में जो आपका जगह है एटम के अंदर, वहां पे पाया जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। और उसके चारों तरफ जो ऑर्बिटल्स हैं उनमें पाए जाते हैं कौन, उनमें पाए जाते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, क्या खास बात है, जैसे कि मैंने बोला प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन तो हो गया पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है। न्यूट्रॉन हो गया जीरो चार्ज, उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। और अगर मैं बोलूँ आपसे इलेक्ट्रॉन, तो डेफिनेटली यू ऑल नो दैट इट इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूंगी, और इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बेटा न्यूक्लियस। आप यहाँ पे बड़े अच्छे से इसको देख भी सकते हैं, न्यूक्लियस ये इलेक्ट्रॉन से बाहर की तरफ और यहाँ पे ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूंगी कि जो न्यूक्लियस है, जो एटम का न्यूक्लियस है, वो किस तरीके का चार्ज उस पर पाया जाता है, आप सभी बोलेंगे मैम इस पे होता है पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि वो किसके कारण है, वो प्रोटॉन के कारण। न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज है नहीं जो कि उसके चार्ज को कैंसिल आउट कर देगा, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूंगी एटम पे क्या चार्ज होता है, तो आप क्या बोलेंगे, एटम पे मैम नेट जीरो चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि एटम में अगर मैं बात करूंगी तो जितना इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन्स होंगे, ठीक है। तो इसीलिए जितना इस पे नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, तो नेट जो चार्ज होगा वो हो जाएगा यहाँ पे जीरो, ठीक है। तो इसीलिए इनका नंबर बराबर है, जिससे कोई चार्ज ना हो जाए ये एटम्स, है ना। और जहां पे आपने पढ़ा होगा जो शेल में
जब शेयरिंग और सबकी टेंडेंसी होती है तो वहां पे हम बात करते हैं जिस तरीके से। देखो होता क्या है, आप सभी ने पढ़ा होगा शायद SPDF सिस्टम, ठीक है, जहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जाता है, KLMN शेल्स होते हैं, KLMN शेल्स होते हैं। तो यहाँ इन सब का अल्टीमेटली मोटिव क्या है, आप हमेशा एक बात समझो, साइंस को अगर आप अपनी नॉर्मल लाइफ से ये करोगे, कंपेयर करोगे, तो आप बहुत ही आसानी से सभी चीजों को समझ पाओगे। अगर मैं बात करती हूँ आपसे, लेट से एक नॉर्मल लाइफ में मैं आपसे बात पूछती हूँ यदि, तो what exactly everybody wants, not only you but everybody on this planet earth, most of like 99% of the people, let's say, वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी। that is why you are studying, you want to become something, you want to do become a scientist or researcher or a professor or something else। क्यों करना है, क्यों आपको, क्योंकि आपको अल्टीमेटली अपने लाइफ को स्टेबिलिटी देनी। स्टेबिलिटी के लिए अलग अलग तरीके लोगों के पास होते हैं, है ना, क्योंकि उनको पैसा कमाना है, उनको खाने के लिए पैसा जरूरी होता है, खाने रहने चीजों के लिए। सो दैट वेज, तो अगर मैं साइंस में बात करूंगी तो उनको भी तो चाहिए स्टेबिलिटी, वो क्यों नहीं ले स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी क्योंकि उनको चाहिए, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके स्टेबलाइज होने की कोशिश करते हैं, वो ऐसी सारी चीजें को करने की कोशिश करते हैं जिससे कि उनको स्टेबिलिटी मिले। ठीक है, ये तो हुआ थोड़ा आगे का बात, जहां पे हम बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। ये बॉन्ड फॉर्मेशन के से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, इसका एक ग्लिम्स मैंने अभी आपको दिया है। ठीक है, तो नेट चार्ज हुआ यहाँ पे 0। ना अब बात करते हैं, अभी तो हमने बात किया इनके चार्ज के बारे में, अब हम इनके मास के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इनके मास के बारे में समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा। तो देखो क्या होता है कि मान लो कि लेट से आपने कभी देखा है, मान लो ये छोटा सा ऐसा सर्किल टाइप का है, ठीक है, और यहाँ पे बीच में क्या है, पार्क है, या फिर मान लो बीच में कोई बड़ा कोई सुंदर सी कोई बच्ची है या बच्चा है या कोई ग्रुप है, वो डांस कर रहे हैं। ठीक है, वो लोग डांस कर रहे हैं, तो क्या होगा, जितने भी देखने वाले लोग हैं आसपास के, वो आसपास आएंगे और यहाँ पे आके खड़े हो जाएंगे, खूब सारे लोग, है ना, देखने के लिए। हाँ कि ना, हाइपोथेटिकल हम मान रहे हैं अभी। ठीक है, तो ग्रुप्स में लोग यहाँ पे आके खड़े हो जाएंगे बिकॉज दे एवरीबडी वांट्स टू सी दैट। ठीक है, तो इसलिए हम इस एग्जाम्पल को मान रहे हैं, क्योंकि हालांकि हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर एक एटम की केस में बराबर होता है, लेकिन इस एग्जाम्पल को मैंने आपको इसलिए दिया जिससे आप ये समझ पाओ कि एक प्रोटॉन जो है उसका मास, एक प्रोटॉन का मास बराबर होगा बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स के, मतलब कि कितना, लगभग 1800 इलेक्ट्रॉन्स। लगभग 1800 इलेक्ट्रॉन्स का जो मास है वो एक तरफ और एक प्रोटॉन का मास एक तरफ, मतलब हेवी कौन हुआ, डेफिनेटली प्रोटॉन इज हेवियर देन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो क्योंकि प्रोटॉन हेवी है इलेक्ट्रॉन से और इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स, एक नहीं दो नहीं 1800, लगभग 1800 इलेक्ट्रॉन्स के वेट के बराबर है या मास के बराबर है आपका प्रोटॉन का मास। दैट इज वाई क्या हम बोल सकते हैं कि एक एटम की केस में, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, वापस याद रखना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर एटम की केस में क्या होगा, सेम होगा। मतलब अगर मैं आपसे बोल रही हूँ कि एक एटम है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का नंबर भी एक ही है लेट्स से, और प्रोटॉन का नंबर भी एक ही है। अगर मैं यहाँ इस केस में अब आपसे पूछ रही हूँ कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में किसका वेट ज्यादा होगा, डेफिनेटली किसी भी केस में प्रोटॉन का केस के वेट या मास जो है वो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है। मतलब कि अगर मैं अब आपसे यहाँ पे ये पूछूं कि हम न्यूट्रॉन को अभी के लिए एलिमिनेट करें, सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात करें, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस एटम में जो मेन वजन है वो किसके कारण होगा, वो होगा इलेक्ट्रॉन्स के, प्रोटॉन्स के कारण, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मास इज नेग्लिजिबल। ठीक है, ओके। इससे रिलेटेड PYQs भी, अच्छा एक और बात बता देती हूँ आपको कि ये सेशन जो मैं करवा रही हूँ आपको, बायोकेमिस्ट्री मैंने शुरू कराया है, इसमें मैं आपको पहले थ्योरी पार्ट पढ़ाऊंगी इन एवरी सेशन, और उसका हर नेक्स्ट सेशन जो होगा, मतलब आज अगर मैं आपको थ्योरी पढ़ा रही हूँ तो टुमारो प्रोबेबली इसका PYQ का सेशन होगा।
ठीक है। PYQ के लिए अलग से सीरीज चलेगा और थ्योरी के लिए अलग, बट ये दोनों या फिर एक ही सीरीज होगा, थ्योरी का वाला क्लास और नेक्स्ट क्लास विल बी ऑफ PYQs। और PYQs इस टॉपिक से रिलेटेड, जिससे कि आपको ये पता हो कि जो भी आपने पढ़ा है वो कितना ज्यादा आपके काम का है, ठीक है। तो अब एक और बात बता देती हूँ कि न्यूट्रॉन्स के केस में चार्ज तो कुछ नहीं था, नो चार्ज, ठीक है, लेकिन मास होता है, दे हैव मास। और कितना मास होता है? इक्वल टू प्रोटॉन्स। तो क्या मैं बोल सकती हूँ, अगर मैं एटॉमिक मास के केस में यहाँ पे, या सॉरी सिर्फ मास के केस में उनको अरेंज करूँ ऑर्डर में, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बराबर है, और ये बहुत ज्यादा है किससे? इलेक्ट्रॉन के मास से, ठीक है। अब इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनका किस तरीके से जो पार्टिकल्स है इनके बारे में आपको यहाँ पे बता दिया गया है कि इनका जो चार्ज किस तरीके से जो रिलेटिव मास है, रिलेटिव चार्ज है, चार्ज कूलम, मास किलोग्राम, ठीक है। तो प्रोटॉन का जो चार्ज है दैट इज प्लस का 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ठीक है। न्यूट्रॉन 0, इलेक्ट्रॉन्स माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। जैसा कि मैंने बताया इन दोनों के चार्ज जो है वो, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज जो है वो बराबर होता है, इक्वल चार्ज, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज, ठीक है। और अगर मैं मास के बारे में बात करती हूँ तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का चार्ज जो है वो इक्वल है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो अगर आप यहाँ पे देखेंगे 10 टू द पावर माइनस 31 है, तो काफी कम है एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के, ठीक है। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास बहुत 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 ज्यादा है इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में। इलेक्ट्रॉन्स का मास हो जाता है नेग्लिजिबल, इसलिए जब हम इसको काउंट करेंगे तो हम इलेक्ट्रॉन्स के मास को यहाँ पे नेग्लिजिबल मान लेते हैं, ठीक है। अब बात आती है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमने पढ़ लिया है, अब बात आती है आपके मेनली जो ओके, अब बात करते हैं हम एटॉमिक नंबर के बारे में। ऑल्सो आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो आप लोग कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिएगा, या फिर टेलीग्राम पे मुझसे मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्टली बात कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड एज मेनी एज पॉसिबल, या फिर आप मुझे मेरे मेल आईडी पे भी मेल कर सकते हैं अपने डाउट्स को, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर जो हुआ बेस्ट होगा टेलीग्राम पे, बिकॉज टेलीग्राम पे ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे हैं आप जैसे, तो इफ नॉट मी, अगर मैं तुरंत आंसर नहीं कर पा रही हूँ, आपको तुरंत आपका आंसर चाहिए, कोई भी क्वेरी है कहीं एप्लीकेशन से रिलेटेड या कुछ और, तो वो आपको वहीं का वहीं रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है बेटा, हमेशा याद रखिएगा कि एटॉमिक नंबर हम डिनोट करते हैं Z से या Z से, कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक है। और ये होता है कि कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन उस एटम में प्रेजेंट है, या क्योंकि प्रोटॉन का नंबर और इलेक्ट्रॉन का नंबर बराबर है, तो कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस पर्टिकुलर एटम में प्रेजेंट है। तो एटॉमिक नंबर होगा इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। दूसरा टर्म आता है हमारे पास एटॉमिक मास, जिसको कि हम A से डिनोट करते हैं, ठीक है। एटॉमिक मास मैंने अभी आपको बताया कि किसके कारण है, तो एटम के मास के बारे में हम बात करें। पीछे हमने जब न्यूक्लियस के मास के बारे में बात किया था, अगर आपसे दो बातें होती, एक होता है न्यूक्लियस का मास, वो होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के कारण, और एटॉमिक मास किसके कारण होगा, ये भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के ही कारण होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो है नेग्लिजिबल, ठीक है, वो है नेग्लिजिबल। तो यहाँ पे मैंने आपको जितनी इंपॉर्टेंट बातें थी इनसे रिलेटेड वो बताई हैं। ये हमारा फर्स्ट सेशन है, अब थोड़ा थोड़ा करके हम अपने जो लेवल है उसको अप करेंगे। ये एकदम बेसिक सेशन था आज का, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम और थोड़ा डेप्थ में जाएंगे और चीजें समझेंगे, और एक एक करके आपकी जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं अगला, अब हम धीरे धीरे बॉन्ड्स की तरफ जाएंगे, सारे बॉन्ड्स को कवर करेंगे। और यकीन मानिए बहुत क्वेश्चंस आते हैं, मतलब ऑलमोस्ट हर बार आपको एक ना एक क्वेश्चन, ये जो मैं सेशंस ले रही हूँ ना, अगले कुछ 3-4 सेशन लेने वाली हूँ, 2 क्वेश्चन एक क्वेश्चन हर बार आपको सेक्शन ए में भी, सेक्शन सी में भी, सेक्शन बी में भी मिल जाता है,
ठीक है। तो इनको करते हैं और इसके बाद में आई ट्राई टू कंटिन्यूस कंटिन्यू रखने का इन सेशन को करूंगी मैं पूरी तरीके से। आपको पसंद आए तो आप भी मुझे मैसेज करके या कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए कि मैम हमको पसंद आए, प्लीज कंटिन्यू कीजिए, आई ट्राई टू कंटिन्यू फॉर श्योर। ठीक है। और इसके अलावा और कुछ चाहते हो तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई ट्राई टू फुलफिल एज मेनी एज पॉसिबल। ओके, चलो टेक केयर एवरीवन और खूब मेहनत से पढ़ाई करो, पापा मम्मी का नाम रोशन करो। बाय बाय।